हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लल्लम टॉप सीरीज में आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आपका इलेक्ट्रिकल मशीन देख रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये है द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन। जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, वो कहाँ प्लेस्ड होती है। पहला दिया है रोटर में, सेकेंड है आपका स्टेटर, थर्ड दिया है आपका आर्मेचर और फोर्थ दिया है फील्ड। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानते हैं, फिर इसको आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई पे काम करती है, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है, ये हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है, ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होती है आपकी नॉट सेल्फ स्टार्टेड, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग स्वयं से नहीं होती है, जैसे कि हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर सेल्फ स्टार्टिंग के लिए हमें यहाँ पर इसको स्टार्टिंग करंट देना पड़ता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए हमें यहाँ पर स्टार्टिंग करंट देना पड़ता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट कौन प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करता है हमारी स्टेटर, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके बारे में आपको इसमें लिखते हैं, ठीक है। जी देखिए, ये हमारी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। हमारी वाइंडिंग जो होती है आपकी, वो होती है आपकी प्लेस किस में, वो होती है हमारी प्लेस स्टेटर में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहाँ होगी प्लेस हमारी, ये होगी आपकी स्टेटर में। तो आंसर तो इसका आ जाएगा, आंसर नंबर बी, स्टेटर में हमारी प्लेस होती है वाइंडिंग। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है, यहाँ पर हम प्लेस करते हैं किस में, स्टार्टिंग वाइंडिंग प्लेस इन स्टेटर, ठीक है। आपके स्टेटर में हम प्लेस करते हैं, ठीक है। जो आपका ये आपका 90 डिग्री का आपका डिस्प्लेसमेंट करती है, 90 डिग्री आपका डिस्प्लेस होती है किसके, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड फ्रॉम जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है उससे, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। उससे हम पर 90 डिग्री यहाँ पर डिस्प्लेस होती है आपका स्पेस में रनिंग वाइंडिंग। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे स्टेटर में हमारे 2 वाइंडिंग होती है, एक आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, और दूसरी आपकी रनिंग वाइंडिंग जिसको आप मेन वाइंडिंग बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड होता है, ताकि ये यहाँ पर आपका सेल्फ स्टार्टेड बन सके, ठीक है। बाकी ये होता कैसे है, यहाँ पर हमारी काम आती है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी बोलते हैं इसको हम, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। तो ये इसके पीछे का कारण है, रिवॉल्विंग थ्योरी। तो ये हमारी इसमें काम आती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जैसे जो हमारा माना यहाँ पर फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई, ठीक है, 5m, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया 5m, ये आपका टोटल फ्लक्स है। तो डबल रिवॉल्विंग आपके थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर हमारा फ्लक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स मूव कर रहा है, जिसको हम कहते हैं 5f, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपका फ्लक्स है, और दूसरा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है 5b, ठीक है। तो 5f और 5b यहाँ पर आपके 2 फ्लक्स जनरेट होते हैं। तो 5 जो f है फॉरवर्ड का, वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम का आधा, और आपका बैकवर्ड भी हो जाता है आपका मैक्सिमम का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे 2 जो आपके फ्लक्स जनरेट होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो ये देखिए, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन आपके फेज में आपके फेज आउट ऑफ फेज होते हैं। मतलब आउट ऑफ फेज मतलब ये आपका एक अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा। मतलब एक अगर आपका 5m/2 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका -5m/2, ठीक है। तो ये हमारी होती है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। तो देखिए, इसके कारण क्या होता है हमारा, ठीक है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी आपको टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे ये यहाँ पर टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी, ये देखिए, तो स्पीड वैसे टॉर्क, यहाँ पर हमारी स्पीड आती है n, बाकी है हमारा टॉर्क, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फॉरवर्ड जो आपका फ्लक्स है, वो फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण जो टॉर्क बनता है वो ऐसा बनता है, ये, ठीक है। और जो आपका यहाँ से जो बैकवर्ड के कारण फ्लक्स आएगा, देखिए अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा ये, और अगर बैकवर्ड के कारण देखेंगे फ्लक्स, तो बैकवर्ड के कारण जो हमारा फ्लक्स बनता है वो बनता है इस टाइप का, ठीक है। ये है हमारा बैकवर्ड फ्लक्स। तो ये है आपका 5b, जिसके कारण आपका जो टॉर्क बना है tb, ठीक है, बैकवर्ड टॉर्क। और ये आपका फॉरवर्ड फ्लक्स 5f, इसके कारण जो टॉर्क बना है आपका वो बना है आपका tf।
तो इनका जो परिणामी टॉर्क आता है इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर जो आपका देखिए आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ज़्यादा ये आएगा नेगेटिव की ओर को। ये देखिए इस टाइप से हमारा टॉर्क बनता है। एक मिनट, थोड़ा सा, ये देखिए इस टाइप से हमारा टॉर्क बनेगा ऐसे, और ये ठीक है। ये जो मैंने इससे बना रखा है ये हमारा है, इसका जो टॉर्क आता है आपका मोटर का, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट टॉर्क। ठीक है, ये आपका टॉर्क होता है आपका इन दोनों, आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आपका समीशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम में देखिए आप, ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग के टाइम में यहाँ पर जब आपके एन की वैल्यू 0 है, स्पीड जब 0 है, तो यहाँ पर दोनों टॉर्क इक्वल होते हैं। देखिए ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं, जिसके कारण आपका टॉर्क 0 लगता है। तो इसलिए आपके सिंगल फेज आपका इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में जो टॉर्क देती है वो 0 देती है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका 0 होता है। इसी हम टॉर्क को हम लोग यहाँ पर सेल्फ एक्साइट करने के लिए यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में आपका यहाँ पर आपका टॉर्क को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो कहाँ आ जाएगी आपकी, ये होती है आपकी स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर के अंदर आपकी दोनों वाइंडिंग लग के रहती है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, और रनिंग वाइंडिंग जिसको आप यहाँ पर मेन वाइंडिंग बोलते हैं। ये आपकी 90 डिग्री आपकी फेज शिफ्ट होती है, किसमें, इन स्पेस में। ठीक है, बाकी ये आपका डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से जो हमारा टोटल फ्लक्स है φm, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट और एक बैकवर्ड कंपोनेंट। ठीक है, फॉरवर्ड कंपोनेंट आपका φm/2 और बैकवर्ड कंपोनेंट -φm/2। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग के टाइम में टॉर्क जो आता है, नेट टॉर्क और नेट फ्लक्स, वो आता है 0। इसलिए हमारी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। अगला देखते हैं, दिया है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें आपके स्टेटमेंट कंसीडर करना है और बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैव वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। अभी बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, टी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए बाहर से हमें एक्सोलेटरी वाइंडिंग लगानी पड़ती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ 0 स्टार्टिंग टॉर्क, ये बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ 0 रनिंग टॉर्क। नहीं, रनिंग टॉर्क आपको 0 नहीं होता। ये देखिए रनिंग टॉर्क, यहाँ पर रनिंग के टाइम में कुछ ना कुछ टॉर्क है ये। ठीक है, ये आपका 0 नहीं होता, मतलब यहाँ पर नॉन 0 टॉर्क आता है हमारा रनिंग टाइम पर। तो क्या आ जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ नॉन 0 रनिंग टॉर्क, बिल्कुल ठीक। तो आंसर दूसरा और आंसर चौथा बिल्कुल ठीक है इसका। तो आंसर नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड और फोर्थ। बाकी मैंने इसको दिखाई दिया था आपको। देखिए क्या हुआ था, हमारा जो फ्लक्स था जो डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हुआ था। एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फॉरवर्ड मूविंग फ्लक्स है, और एक आपका बैकवर्ड मूविंग फ्लक्स है। ठीक है, तो ये हमने टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। तो देखिए ये क्या होती है आपकी, जो अगर यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ये हमारी आ जाती है इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी फॉरवर्ड है और बैकवर्ड वाली आती है इस टाइप से ये। ठीक है, ये आपका बैकवर्ड टॉर्क है TB, और ये आता है फॉरवर्ड टॉर्क। ये सिंगल फेज की बात हो रही है। तो इनका जो परिणाम निकलता है उसको ही हम बोलते हैं आपका ये TR, या जो टॉर्क आपका ये आता है। देखिए टॉर्क आपका स्टार्टिंग आपका देखिए ये आपका n = 0, जब स्पीड 0 है इस टाइम 0 होता है, देन आपका बाकी जगह है नॉन 0 होता है। मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे आपका टॉर्क 0 होता है, जिसके कारण ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, बाकी जगह आपकी स्टार्टिंग होती है। ये है आपका रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ अ इंडक्शन मोटर, ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग के टाइम पर स्टार्टिंग के टाइम पे टॉर्क हमारा 0 है, और आपका रनिंग के टाइम पे आपका टॉर्क जो रनिंग है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है। ये आपका रनिंग के केस है, और स्टार्टिंग मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर n = 0, तो यहाँ पर आपका वैल्यू 0 आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, द नेसेसरी फेज डिफरेंस बिटवीन द मेन करंट एंड ऑक्सिलरी करंट इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर is produced by connecting a capacitor in series with starting winding, connecting a capacitor parallel with starting winding, connecting a R with a series in a starting winding, कनेक्टिंग इंडक्टर या L इन पैरेलल विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो देखिए हमारी जो आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका एक टाइप है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा कैपेसिटर आपका स्टार्ट कंडीशन में भी होता है और आपका रन कंडीशन में भी होता है। तो देखो मैं इसको पहले अगले पेज में दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है आपका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। ठीक है, हम इसको कैपेसिटर रन भी बोलते हैं। ये आपकी एक टाइप के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है जिसमें आप फेज स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो देखिए डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है। ये यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर सप्लाई के पैरेलल पे जो लगे रहती है, ये हमारी है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग का RM और ये XM है। ठीक है, मेन वाइंडिंग के पैरेलल पे लगी रहती है हमारी ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखिए ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, देखिए पहला हमें कैपेसिटर चाहिए स्टार्ट में, तो एक हमें कैपेसिटर स्टार्ट में चाहिए और एक रन में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने ये, और एक कैपेसिटर लगा दिया ये। ठीक है, ये वाले को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हिसाब से ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा स्विच है S, ये है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर CS लिखता हूँ स्टार्टिंग के लिए CS, और ये मेन कैपेसिटर CM। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारी ये वाली वाइंडिंग है ये आपके मेन वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग है आपकी, ये है आपकी मेन वाइंडिंग। ठीक है, और ये नीचे वाली है ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ताकि देखिए 90 डिग्री आपके डिस्प्लेस है, ताकि यहाँ पर आपका यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो आपका मेन वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध है RM, रेजिस्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग इज RM और इंडक्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग इज XM, whereas the RA is the auxiliary winding resistance और XA is the auxiliary winding reactance। ठीक है, तो बाकी यहाँ से हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई दे रखी है हमने। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए हमारा जो कैपेसिटर है हमारे किसके साथ कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है आपका सीरीज में कनेक्ट है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा जो आपका कैपेसिटर होता है ये आपका कनेक्ट होता है आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में। तो देखिए ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है ये कैपेसिटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर A। ठीक है, कनेक्टिंग अ कैपेसिटर इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। बाकी देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्योंकि आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या होता है एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये आपका स्टेटर है, स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है। एक मिनट, स्टेटर में आपकी 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक आपकी मेन वाइंडिंग और एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, मेन या ऑक्सिलरी या इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग होती है। बाकी ये दोनों आपस में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इसका रोटर ये है, इससे शो कर दिया मैंने, ये बीच में इनके रोटर है दोनों वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है जिसको मैं CS लिख रहा हूँ, CS इज द स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये किस काम आता है, ये आपका काम आता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के काम आता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है हमारी करंट ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे करंट ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें एक ऐसा यहाँ पर कैपेसिटर चाहिए जिसका रिएक्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसका जो रिएक्टेंस X की वैल्यू बहुत कम है और बाकी आपका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब टाइम की वैल्यू भी इसमें कम हो। ठीक है, आपका शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी जनरली हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जो आपका CS होता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, बाकी देखिए जो हमारा मेन कैपेसिटर है CM, मेन कैपेसिटर में देखिए फिर स्टार्टिंग के टाइम में करंट आई होती है, देन आपकी करंट डिक्रीज होती है, करंट डिक्रीज होगी तो क्या होगा X की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये हमें आपका लार्ज टाइम के लिए हमें, क्योंकि रनिंग का कंडीशन है, रनिंग में आपका कंटिन्यूसली हमारे उसमें लगा रहता है तो लार्ज टाइम के लिए हमारा काम आता है। तो इस टाइम क्या होता है हमारा, जैसे आपका लार्ज टाइम के लिए काम आएगा तो हम यहाँ पर ऐसा कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू हाई हो। ठीक है, तो लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं, वो आता है हमारा ऑयल कैपेसिटर। ठीक है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर या ऑयल कैपेसिटर लिख सकते हैं। तो ये आता है आपका ऑयल कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, एक बार मैंने देखा था इसको कि आपके जो आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो किसका बना रहता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और मेन कैपेसिटर होता है आपका ऑयल फील्ड कैपेसिटर। क्योंकि मेन वाले कैपेसिटर का टाइम क्योंकि लंबे टाइम तक का सर्किट में रहता है और आपका स्टार्टिंग वाला सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे रहता है।
ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हमारा कनेक्ट होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है द शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ शेडेड पोल मोटर इज डेवलप्ड बाय यूजिंग शेडिंग कॉइल, सेलिएंट पोल, अ कैपेसिटर या डैम्पर वाइंडिंग। तो देखिए आप नाम से भी समझ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका शेडिंग कॉइल। बाकी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होती है। देखिए थोड़ा आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर मैं इसको शेडेड पोल इंडक्शन मोटर दिखा रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये देखिए पहली बार थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाए। तो देखिए इसको मैं सॉल्व, इसको आगे आपको शो करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा इसकी योक है, मतलब बाहर का स्टेटर पार्ट है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके मेन फील्ड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जो आपका मेन फील्ड के जो पोल है उसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस टाइप से इसका बना रहता है स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर स्लॉट कटा होता है, देन ये, ठीक है। और ऐसे ही आपके नीचे की ओर को भी आपका पोल होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर पहले कटिंग वाला आएगा, देन ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायर को बाउंड करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा वायर बाउंड हुआ, ठीक है। ये ऐसे हमारा ऐसे यहाँ से सप्लाई आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी ये जो चीज़ है ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कॉपर बार। ये देखिए जो मैंने ऐसे कलर से दिखा रखा है, ये हमारी कॉपर बार है। इसको हम बोलते हैं आपका शेडिंग पोल, ठीक है। ये आपका शेडिंग वाला पोल होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ मैंने दिखाई, ये क्या था आपका? ये आपका थी शेडिंग कॉइल, या आपको क्या बोलते हैं इसको, आपका कॉपर बार की बनी रहती है शेडिंग कॉइल, ठीक है। बाकी ये आपकी मेन वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग मैंने माउंट कर रखी है यहाँ पर। ये आपकी मेन वाइंडिंग है, बाहर वाला स्टेटर पार्ट है, ठीक है। बाकी इसके बीच में क्या होगा? रोटर। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ये है आपका रोटर, ठीक है। बाकी यहाँ से आप सिंगल फेज सप्लाई दोगे, सिंगल फेज सप्लाई। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है, यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ इसके बगल में, ठीक है। हमारी जो शेडेड पोल होती है, शेडेड पोल हमारा एक टाइप है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, शेडेड पोल मोटर, ठीक है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होती है? ये हमारी होती है एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ठीक है। ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग हमारी मोटर होती है। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होने के साथ साथ इसके जो यहाँ पर जो कॉपर रिंग होती है, यही आपका क्या होती है? कॉपर रिंग का हम यूज़ करते हैं किसमें? शेडिंग रिंग के लिए, ठीक है। जो आपका शेडिंग रिंग होती है वो आपकी कॉपर की बनी रहती है, शेडिंग रिंग, ठीक है। इसको आप सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर सेकंड वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पहली वाइंडिंग जो मेन वाइंडिंग ये होगी, जो मेन वाइंडिंग है। बाकी ये जो कलर चेंज ही करता हूँ इसका, एक मिनट। ये बाकी ये जो आपकी मैंने इस कलर दिखा रखे डार्क से, ये है आपकी शेडिंग कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर जो शेडिंग कॉइल है ये आपके एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकंड वाइंडिंग के जैसे काम करती है। तो यहाँ पर जो पार्ट हमारा शेडिंग रिंग से आपका ढका हुआ होता है उसको हम बोलते हैं शेडिंग पार्ट, और जो आपका नहीं ढका हुआ होता है ये बाकी पार्ट, इसको हम बोलते हैं आपका अनशेडेड पार्ट। तो इसकी जो घूमने की दिशा है, रोटेशन जो हमारा होता है वो आपका किस साइड में होता है? इसका होता है आपका अनशेडेड टू शेडेड की ओर को। अनशेडेड पार्ट से लेकर ये शेडेड पार्ट की ओर को घूमती है, ठीक है। और ये एक ही डायरेक्शन में घूमती है, अनशेडेड टू शेडेड। डायरेक्शन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज ओनली वन साइड विच इज अनशेडेड टू शेडेड, ठीक है। बाकी ये ये जो आपकी होती है ये आपकी बहुत आपकी लोड आपको टॉर्क प्रोवाइड करती है। इसके कारण हम इसका टॉय वगैरह में भी यूज़ करते हैं। जो आपकी खिलौने वाली कार आती है ना, उसके अंदर आप मोटर देखेंगे तो यही मोटर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपकी शेडेड कॉइल। शेडेड कॉइल का यूज़ करते हैं हम कहाँ? आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की कौन से मेथड नहीं है? डायरेक्ट स्विचिंग, फेज स्प्लिटिंग, पोल शेडिंग और रिपल्सन स्टार्ट। तो देखिए क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसका आंसर नंबर ए, डायरेक्ट स्विचिंग। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डायरेक्ट स्विचिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका टॉर्क आपका स्टार्टिंग कंडीशन में जीरो लगता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग टॉर्क जीरो के होने के कारण हम इसको डायरेक्ट
स्विच से कनेक्ट करके स्टार्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट स्विचिंग इज़ नॉट अप्लाइड। ठीक है, डायरेक्ट स्विचिंग इज़ नॉट अप्लाइड। ठीक है, ये आपको कोई भी मेथड नहीं होती इसको स्टार्ट करने की, लेकिन हाँ इसको स्टार्ट करने की जो मेथड है वो है आपकी फेज स्प्लिटिंग। देखिए फेज़ को हम स्प्लिट कर सकते हैं, आपको जैसे एक फेज़ को हम दो फेज़ में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं आपका बाय स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू। बाकी पोल शेडेड के जैसे जो आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है उसमें हम पोल शेडेड के जैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिपल्सन स्टार्ट का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, रिपल्सन स्टार्ट सिंगल फेज मोटर। ठीक है, ये आपका एक टाइप की है इंडक्शन मोटर का पार्ट। अगला देखते हैं, दिया है आपका 6 पोल 60 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 600 आरपीएम में घूम रही है। डिटरमाइन द स्लिप स्पीड बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लक्स। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लक्स के हिसाब से हमें देखिए स्लिप नहीं बतानी है, स्लिप स्पीड बतानी है, स्लिप स्पीड। ठीक है, हमें ये बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पर पोल जो दे रखे हैं हमें पी, इनकी वैल्यू है 6। ठीक है मेरे भाई, बाकी फ्रीक्वेंसी जो दी है, फ्रीक्वेंसी दी है आपकी 60 हर्ट्ज, 50 नहीं 60 है इस बार, ये दे रखे 60 हर्ट्ज और सिंगल फेज मोटर है। और इसकी स्पीड जो दे रखी है रनिंग, जो स्पीड है रोटर की वो रनिंग कंडीशन में आपकी 600 आरपीएम। तो 600 आरपीएम में हमें घूम रही है। तो हमें यहाँ पर स्लिप बतानी है आपकी, कहाँ पर फॉरवर्ड स्लिप स्पीड बतानी है आपकी फॉरवर्ड मूविंग के केस में और बैकवर्ड मूविंग के केस में। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको 2-4 फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहला स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप होती है हमारी NS सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ठीक है, ये आपकी स्लिप आती है। और अगर स्लिप को आप PU में लिखें तो PU के लिए यहाँ पर अपॉन NS से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, पर यूनिट स्लिप के लिए NS से हम लोग डिवाइड करते हैं। बाकी NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है, 120 एफ अपॉन पी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाकी देखिए स्लिप क्या आती है, स्लिप जो हमारी फॉरवर्ड के केस में आती है वो आपके स्लिप फॉरवर्ड के केस में आती है नॉमिनल स्लिप एस के बराबर ही। ठीक है, जो हमें स्लिप आ रही है वो। लेकिन हमारी स्लिप ऑफ बैकवर्ड के केस में हमारी जो स्लिप आती है वो क्या आती है, वो आती है 2 माइनस एस। 2 में से हम जो स्लिप है उसको माइनस करते हैं, वो हमारी आती है बैकवर्ड स्लिप। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्पीड बतानी है हमें कि आपकी कितनी होगी। ठीक है, स्लिप स्पीड लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। स्लिप स्पीड कब आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आपका फॉरवर्ड फ्लक्स है 5F कर दिया, फॉरवर्ड फ्लक्स के टाइम में जो आपकी स्लिप की स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, फॉरवर्ड स्लिप SF, जो फॉरवर्ड की स्लिप है SF, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड NS का। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू। और देखिए यहाँ पर आएगी स्लिप स्पीड। अब हम स्लिप स्पीड निकालेंगे कब, जब आपका फ्लक्स है रिवर्स। ठीक है, फ्लक्स मतलब F बैकवर्ड है, तब उस टाइम पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगी बैकवर्ड स्लिप SB इंटू सिंक्रोनस स्पीड NS। ठीक है, तो ये हमारे सब फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, सारे फॉर्मूले इसके जो काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें P की वैल्यू दी है, F की वैल्यू दी है, NR की वैल्यू दी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, NS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू, और साथ साथ हमें स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों केस में, फॉरवर्ड के केस में भी और बैकवर्ड के केस में भी। देखिए इसको अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया था हमें, पोल 6 थे हमारे, फ्रीक्वेंसी थी 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम NS की वैल्यू निकालते हैं, आपका सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ मोटर। NS क्या होता है आपका 120 इंटू F की वैल्यू है आपकी 60 है आपकी F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, और P है आपके 6, 120 F/P। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, तो ये स्पीड आ जाएगी आपकी 1200। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड तो आ गई 1200 आरपीएम। बाकी जो हमारी रोटर की स्पीड थी NR की स्पीड जो हमें गिवन थी वो थी आपकी 600 आरपीएम। ठीक है, ये हमें गिवन थी 600 आरपीएम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से हम निकाल देंगे स्लिप। तो स्लिप क्या होती है मेरे भाई, स्लिप होती है आपकी NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, ये हमारी स्लिप आ गई, ये NS है, तो ये क्या आ जाएगी 1200 माइनस कितना आ जाएगा, ये 600 अपॉन 1200। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 600 अपॉन 1200, 600 अपॉन 1200। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आगे स्लिप, मतलब क्या आ गई 0.5 हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई।
तो स्लिप तो आ गई हमारे 0.5। तो देखिए फिर क्या होता था, इसने स्पीड पूछी थी हमें कि कितनी होगी आपका फॉरवर्ड के डायरेक्शन के केस में और बैकवर्ड डायरेक्शन के केस में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपकी स्लिप एट फॉरवर्ड कंडीशन। ठीक है, स्लिप एट फॉरवर्ड कंडीशन एस एफ जो होती है वो आपकी नॉमिनल स्पीड एस के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो है आपकी 0.5। ठीक है, अब बैकवर्ड के टाइम पे देखिए स्लिप ऑफ बैकवर्ड हमारी हो जाएगी 2 माइनस एस। ठीक है, 2 में से हम लोग स्लिप को घटा देंगे जो आपकी फॉरवर्ड स्लिप है, तो 2 माइनस 0.5, तो 2 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.5। तो देखिए हमारी फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू भी आ गई और बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग इसकी स्पीड निकालेंगे। अब हम आपका स्लिप स्पीड देखिए क्या आएगा आपका स्लिप स्पीड किसके कारण, ड्यू टू फॉरवर्ड फ्लक्स, मतलब फाई एफ। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी फॉरवर्ड स्लिप एस एफ इंटू सिंक्रोनस स्पीड एन एस। तो देखिए फॉरवर्ड स्लिप क्या आती है हमारी, ये है आपकी 0.5 मतलब 1/2, और सिंक्रोनस स्पीड जो निकालती है वो थी आपकी 1200। तो 1200 का आधा करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी 600 आरपीएम। तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू आ गई 600 आरपीएम। और देखिए स्लिप जो आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप स्पीड ड्यू टू बैकवर्ड, ठीक है, ड्यू टू बैकवर्ड फोर्स या बैकवर्ड फ्लक्स फाई बी, वो आ जाएगी आपकी एस बी बैकवर्ड स्लिप इंटू सिंक्रोनस स्पीड एन एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या आती है 1.5 और आपकी ये एन एस की वैल्यू थी आपकी 1200। तो 1200 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपका 1800, तो ये आ जाएगा 1800 आरपीएम। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई हमारी, आपकी 600 आरपीएम और आपकी 1800 आरपीएम। तो आंसर देख लेते हैं। देखिए तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी। 600 आरपीएम और 1800 आरपीएम ये आपके रिस्पेक्टिवली पूछा है, पहले फॉरवर्ड की है देन बैकवर्ड की है। तो आंसर नंबर इसका डी सही आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन जो हमें दिया है कि आपका द फॉलोइंग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज गिवन बिलो रिप्रेजेंट द, जो हमें डायग्राम दे रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला दिया आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेकेंड दिया आपका शेडेड पोल मोटर, आपका थर्ड दिया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और आपका फोर्थ दिया सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए बाकी अगर आपको डायग्राम यहाँ सही नहीं दिख रहा तो मैं अगले पेज में इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए जो हमारा सिंगल फेज आपका जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें आपकी 2 रिवॉल्विंग थ्योरी मतलब डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसके जो आपका रोटर पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में आपको डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये आपका स्टेटर पार्ट है, इसका स्टेटर का प्रतिरोध R1 और ये X1, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर और आपका रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे दिया। बाकी देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम स्टेटर जो रोटर पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपको जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है इसके कारण देखिए यहाँ पर ये R और X, ठीक है, इस टाइप से हमारा बनता है। और यही आपका ये बैकवर्ड के डायरेक्शन के केस में सेम इसी टाइप का बनेगा आपका ये, जहाँ पर आपकी ये मैग्नेटाइजिंग करंट की ब्रांच आ जाएगी, क्योंकि ये आपका एक आपका ट्रांसफार्मर के जैसा इक्विवेलेंट मॉडल बनता है इसका ये, ठीक है, ये हमारा होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल। तो देखिए यहाँ से हमें सप्लाई है जो V1 है या VS सप्लाई जो हम दे रहे हैं, इसके कारण हमारा करंट फ्लो हो रहा है I1। देखिए R1 और X1 आपके रोटर साइड के पैरामीटर है, स्टेटर साइड के पैरामीटर है, और देखिए यहाँ से जो आपका पार्ट आ रहा है ये आ रहा है आपका रोटर साइड का पैरामीटर का पार्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर से हमने इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया ये, ठीक है। जो अब हमारा पहला वाला पार्ट है ये जो इसमें आ रखा है आपका जो आपके वोल्टेज है वो है VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, ये वाला आपका फॉरवर्ड के लिए हमने डिपिक्ट कर रखा है, और ये आपका बैकवर्ड के लिए हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं WB जो आपके बैकवर्ड वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रतिरोध है ये भी आपका 2 पार्ट में टूट जाएगा, ये R0/2 क्योंकि मैग्नेटाइजिंग है, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा R0/2, ठीक है। और यहाँ पर X0/2 क्योंकि टोटल X होता है तो हम इसको X0/2 2 पार्ट में आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड के हिसाब से 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। बाकी रोटर का प्रतिरोध आ जाएगा R2/S। देखिए फॉरवर्ड के लिए स्लिप होती है S, बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगी स्लिप हो जाएगी आपकी R2 अपॉन क्या
क्या हो जाएगा, 2 माइनस एस इंटू यहाँ पर से एस हो जाएगा। बाकी जो आपका एक्स है वो भी आपका दो पार्ट में टूट जाएगा, x2/2 और ऊपर भी आ जाएगा x2/2। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट बना, ये जो टोटल इम्पीडेंस है इसको हम बोलते हैं ZF फॉरवर्ड इम्पीडेंस, और आपका नीचे वाला जो बना इसको बोलते हैं आपका ZB बैकवर्ड इम्पीडेंस ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ये आपकी मॉडलिंग होती है, जहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपके स्टेटर के पैरामीटर दिखा रहा है। ठीक है, R और X। बाकी ये जो आपका पूरा है ये आपका रोटर सर्किट दिखा रहा है। ठीक है, रोटर सर्किट में आपका ये डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पर आपका ये फॉरवर्ड की वोल्टेज है और ये आपके बैकवर्ड की वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फ्लक्स है ये आपका डबल रिवॉल्विंग के हिसाब से दो पार्ट में टूटता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स बनता है, मतलब जो टॉर्क बनता है वो आपका पल्सेटिंग नेचर का बनता है, जिसके कारण यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में तोड़ के एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर आपको तोड़ के हम लोग ईजिली यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर्किट इज गिवन बाय डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। देखिए बिल्कुल वही आ गया आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन, विच स्टेट दैट। तो देखिए वो क्या कहता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पर दिया है आपका स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस, ये तो ठीक है, बाय रिजॉल्व इनटू टू रोटेटिंग फील्ड बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड रिवॉल्विंग इन सेम डायरेक्शन। नहीं, देखिए रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड दिया आपका स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू स्टेशनरी फील्ड, बिल्कुल ठीक है, बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर नंबर 2। बाकी थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। A stationary pulsating magnetic field can be resolved into two rotating field having unequal magnitude। नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगला है आपका स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रोटेटिंग फील्ड विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। नहीं, मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल होता है। तो देखिए जो हमारा फ्लक्स है यहाँ पर रिवॉल्विंग के थ्योरी के हिसाब से जो फ्लक्स है φm टोटल फ्लक्स, ये आपका दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, एक आपका होता है φm/2 और दूसरा होता है आपका -φm/2। ठीक है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन आपस में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इसको ये हम बोलते हैं आपका फॉरवर्ड फ्लक्स φf और ये आता है आपका बैकवर्ड फ्लक्स φb। इन दोनों का परिणाम आता है आपका φm या φr। ठीक है, तो यहाँ पर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हमारी यूज़ होती है। अगला देखते हैं, दिया है आपका स्टार्टिंग एंड रनिंग बिहेवियर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। हमारा जो आपका स्टार्टिंग और रनिंग बिहेवियर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो किस पर बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, बिल्कुल। सेकंड दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और थर्ड दिया है क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्योरी आपका EMFT वाले क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका क्रॉस थ्योरी बिल्कुल आता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पहला और तीसरा, आंसर नंबर B। ठीक है, तो देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या आती है, हमारी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या आती है, ये पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हमारी जो आपकी है वो इंडक्शन मोटर के, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस को यहाँ पर सॉल्व करने के काम आती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फील्ड है, फील्ड को हम दो पार्ट में आपको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक आपका फॉरवर्ड फील्ड और एक आपका बैकवर्ड फील्ड। मतलब जो टोटल फ्लक्स है, हमारा फ्लक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन सा आपका, एक फॉरवर्ड और एक आपका बैकवर्ड। ठीक है, φf प्लस φb। जो फॉरवर्ड फ्लक्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और बैकवर्ड यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके कारण जो हमारा जो नेट टॉर्क है वो आपका स्टार्टिंग पे 0 लगता है। देखिए ये जो मैंने बनाया था आपका, यहाँ पर देखिए टॉर्क दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एक मिनट, ये हमारी टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इस टाइप से। ये आपकी फॉरवर्ड की है और ये आपकी बैकवर्ड की है, ये। ठीक है, जो आपका टॉर्क आता है परिणामी टॉर्क, वो आपका स्टार्टिंग पे 0 होता है, देन आपका अदर जगह पर इसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट टॉर्क है TR, रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बाकी ये आपका फॉरवर्ड टॉर्क है TF और ये आपका बैकवर्ड टॉर्क है TF। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो आपके ये जो हमारे इक्विवेलेंट आर था, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक आपका फॉरवर्ड में और एक बैकवर्ड में, ताकि हम लोग इसकी इजीली एनालिसिस कर सकें। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ पर आपने को सेकंड चीज़ बताता हूँ जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, वो है आपका क्रॉस फील्ड थ्योरी।
देखिए ये क्या होता है, ठीक है। तो अगले पेज में देखिए यहाँ पर लिखा मैंने क्रॉस फील्ड थ्योरी, क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी भी हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये हमारे बताती है कि हमारा कि टॉर्क हमारा आपका रोटर में कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। क्या बताएगी आपके डेवलपमेंट ऑफ रोटर टॉर्क, डेवलपमेंट ऑफ रोटर टॉर्क, हाउ टू डेवलप अ टॉर्क इन अ रोटर, ठीक है। रोटर टॉर्क मतलब कि आपका टॉर्क में मतलब रोटर में आपका टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर स्टेटर में, मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जब स्टेटर में हम लोग यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के कारण जो स्टेटर का फ्लक्स है ये आपका डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। जो आपका एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जो आपका फ्लक्स है वो दोनों आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जो आपका एक फ्लक्स है वो आपका तो एक्सेस पे होता है, किसके, जो आपका स्टेटर के वाइंडिंग के एक्सेस है उसमें होता है, और दूसरा इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा होता क्या है, जब माना कोई भी आपको इनिशियल पुश के कारण कोई भी हमारे जैसे रोटर किसी भी डायरेक्शन में एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूमने लगी, जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारे रोटर का जो आपका कंडक्टर है वो उसमें कट करते हैं किसको, आपके स्टेटर फ्लक्स को, जिसके कारण यहाँ पर फैराडे के नियम के हिसाब से डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पर आपके रोटर के अंदर करंट फ्लो हो जाती है, और वही करंट अपने अंदर के रोटर को यहाँ पर फ्लक्स को क्रिएट कर देती है, ठीक है। और जो आपका रोटर फ्लक्स होता है वो आपका स्टेटर फ्लक्स से 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड फ्लक्स, ठीक है। आपको इसको सिंपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए हमारा क्या हुआ, जो हमारे स्टेटर में फ्लक्स दिया, फ्लक्स जो आपका स्टेटर में दिया ये आपके दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है। एक आपका फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, ठीक है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो क्या होता है, जो आपका एक होता है आपका ये जो आपका एक फ्लक्स है ये आपका एक्सेस में होता है, किसके, स्टेटर एक्सेस में होता है, स्टेटर एक्सेस में, एक्सेस ऑफ स्टेटर। बाकी जो हमारा सेकंड है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसके 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसके कारण यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो हमारा रोटर है, जैसे हमारी मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घूमने लगी, तो क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पर रोटर के कंडक्टर हैं, रोटर के कंडक्टर यहाँ पर इसके को करेंगे कट, जो आपका स्टेटर फ्लक्स है रोटर यहाँ पर कट करेगा किसको, स्टेटर फ्लक्स को, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स को कट करेगा। तो फैराडे के नियम के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जो यहाँ पर कौन सा होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा, जिसके कारण यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हुआ। तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होते से यहाँ पर हमारे करंट फ्लो होगी आपके रोटर के अंदर, क्योंकि रोटर आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं बाहर से, तो करंट आपका इंटरनल फ्लो होगी, जिसके कारण आपका रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आरएमएफ क्रिएट होगा, ठीक है, आरएमएफ क्रिएट होगा। तो इसके कारण यहाँ पर से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रोटर का फ्लक्स फाई आर यहाँ पर क्रिएट होगा। और जो फाई आर होता है, यही फाई आर होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, किससे, 90 डिग्री अपार्ट होता है आपका स्टेटर फ्लक्स से, फाई एस से। इसी को हम बोलते हैं आपका क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है, यही है आपका क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया पूरा कैसे आता है करके। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और आपका क्रॉस फील्ड थ्योरी। अगला देखते हैं, अगला दिया है फॉलोइंग पैरामीटर्स मे बी अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मोटर। देखिए मतलब कौन से पैरामीटर आपके मोटर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला दिया है वोल्टेज अनबैलेंस एंड वोल्टेज वेरिएशन, सेकंड दिया है सिस्टम हार्मोनिक, थर्ड दिया है आपका एल्टीट्यूड एंड एम्बिएंट टेम्परेचर, या फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है मोटर के, उसको बहुत सारे कारण यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा कारण होता है वो होता है आपका वोल्टेज, ठीक है, सिस्टम में जो वोल्टेज है वो यहाँ पर अगर चेंज हो जाएगी तो हमारे इसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, वोल्टेज। इसके अलावा हमारी जो वाइंडिंग कैसे लगी है, किस ओरिएंटेशन में लगी है, या वाइंडिंग का इंसुलेशन कितना है, ये भी यहाँ पर इफेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मोटर है उसका योक किस मटेरियल का बना है, या उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, ये यहाँ पर अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो हार्मोनिक्स आते हैं, अगर आपके सप्लाई में हार्मोनिक है या आपकी स्लॉट हार्मोनिक है, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपके सप्लाई की वोल्टेज है या जो सप्लाई में जो आपका वोल्टेज में वेरिएशन आ रहे हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं।
ठीक है, वोल्टेज वेरिएशन भी अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ जो हमारी हीट जनरेट हो रही है वो भी यहाँ पर इसको अफेक्ट करेगा। हीट जनरेटेड जो आपकी वाइंडिंग में हो रही है या मशीन जब ज़्यादा घूम रही है तो उसके कारण जो हीट जनरेट हो रही है वो भी आपको यहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो देखिए वोल्टेज अनबैलेंस बिल्कुल, सिस्टम में हार्मोनिक ये भी अफेक्ट करेगा, और एम्बिएंट टेम्परेचर ये भी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कारण है इसके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज एब्सेंट इन विच ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। किस आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। पहला दिया है कैपेसिटर स्टार मोटर, सेकंड दे रखा है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, थर्ड दे रखा है स्प्लिट फेज मोटर, और फोर्थ दिया है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर ही। ठीक है, बाकी देखिए स्प्लिट फेज मोटर में हम लोग यहाँ पर आपका जनरली रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं आपका फेज को स्प्लिट कराने के लिए, तो यहाँ भी हम यूज़ करते हैं। देखिए लेकिन परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए कैसा होता है, मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारी सप्लाई है, तो यहाँ पर हमारी मेन वाइंडिंग का RM और मेन वाइंडिंग का XM ये है, और ये होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का RA और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का XM। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर कनेक्ट है ये परमानेंटली कनेक्ट रहता है इस सीरीज के साथ, इस आपका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ परमानेंटली कनेक्ट होता है आपका सीरीज में। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है, परमानेंट कैपेसिटर, और इनके बीच में होता है हमारा रोटर। ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या इसको आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। बाकी ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, या मेन वाइंडिंग, और बीच में है रोटर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली कनेक्ट होता है आपका इस मोटर के साथ। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसके साथ परमानेंटली कनेक्ट होता है। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर ये परमानेंटली कनेक्ट है तो क्या होगा, हमारी इफिशियंसी हमारी मोटर की हाई होगी। तो इफिशियंसी ऑफ दिस मोटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर। और आपका यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट है, कैपेसिटर क्या करता है, आपका पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो भी आपका हाई रहेगा। पावर फैक्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ हाई, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर लगा रहता है। बाकी ये आपका हाई पुल आउट टॉर्क देती है। ठीक है, हाई पुल आउट टॉर्क होता है इसका, पुल आउट टॉर्क हमारा हाई होता है इस केस की इंडक्शन मोटर का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश मोटर। तो ये जो हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है ये किस मोटर की है। पहला दिया है हिस्टेरेसिस मोटर, सेकंड दिया है कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड दिया है आपका शेडेड पोल टाइप, और फोर्थ दिया है ओपेक पोल टाइप। तो देखिए ये तो कोई मोटर ही नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये जो आपका डायग्राम है ये है आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। ठीक है, शेडेड पोल का आपका डायग्राम है ये। बाकी मैं इनका भी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, कैपेसिटर मोटर का कैसा होता है। कैपेसिटर मोटर का जो आपकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए यहाँ पर आता है आपका टॉर्क, ऊपर आपका एक्स एक्सेस पे आएगा आपका स्पीड और वाई एक्सेस पे टॉर्क। तो इसका जो आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है इस टाइप से, स्क्वायर टाइप की ये। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपकी है हिस्टेरेसिस मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी हमारा है कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसको आपको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है ये, देखिए यहाँ टॉर्क और स्पीड। तो देखिए यहाँ पर पहले जब हमारी मेन वाइंडिंग यूज़ है आपका, तब यहाँ पर इसकी आती है इस टाइप से, और जब आपका मेन और ऑक्सिलरी दोनों यूज़ है तो हमारी बनती है इस टाइप से। एक मिनट, ये ऐसे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जो हमारी आपकी टोटल आउटपुट जो आपकी वेवफॉर्म आती है वो स्टेप से आती है। ये एक डिप के बाद जब हम यहाँ पर स्विचिंग करते हैं देन हमारी ऐसे जाती है। तो ये है हमारी आपका इस कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसकी ये रही, बाकी आपकी हिस्टेरेसिस की ये है, बाकी ये जो दिखा रखी है ये आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की है। ठीक है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर हमें दिया है कि इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर द स्टार्टिंग एंड रनिंग कैपेसिटर आर रिस्पेक्टिवली। देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में आपका स्टार्टिंग और रनिंग में कौन सा कैपेसिटर यूज़ होता है। तो देखिए इसका मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, एक दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका सप्लाई है, इसके आपके पैरेलल पे लगी रहती है आपकी मेन वाइंडिंग।
मेन वाइंडिंग का RM और XM, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का RA और XA, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा रनिंग के टाइम में जो कैपेसिटर लगा रहता है ये, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑक्सिलरी कैपेसिटर जो आपका स्टार्टिंग के टाइम पे लगा रहता है, और ये आपका स्विच, ठीक है, ये आपका स्विच है। तो ये CS स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये मेन कैपेसिटर CM, बाकी ये RA ऑक्सिलरी का रेजिस्टेंस और ऑक्सिलरी का रिएक्टेंस, और मेन का RA और मेन का XM आएगा ना, XM आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बीच में रोटर होता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे स्टार्टिंग के टाइम पे है, स्टार्टिंग के टाइम में जो हमारा कैपेसिटर है उसको बोलते हैं CS स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहेगा। और स्टार्टिंग के टाइम में हमें पता है इंडक्शन मोटर में करंट हाई होती है, तो हाई करंट होगी, इसका मतलब क्या है, हाई करंट होगी, इसका मतलब जेट की वैल्यू कम चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए जिसकी आपकी एक्स की वैल्यू कम हो। तो हम यहाँ पर आपके शॉर्ट टाइम के लिए जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो और एक्स की वैल्यू कम हो, तो इस टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। बाकी जो CM है मेन कैपेसिटर, वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि रनिंग के टाइम शॉर्ट के बाद आपका स्टार्टिंग के बाद पूरे टाइम में यही कनेक्ट रहेगा आपका, जो आपका लॉन्ग टाइम होगा उसके टाइम में क्या होता है, करंट एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें लार्ज कैपेसिटर चाहिए जिसकी आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज हो, तो हम यहाँ पर आपका ऑयल कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ऑयल फील्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पहले बताने स्टार्टिंग, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल, बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर B, इलेक्ट्रोलाइटिक और आपका ऑयल कैपेसिटर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है आपका द स्टार्टिंग टॉर्क एंड पावर फैक्टर ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर कैसा होता है। तो देखिए शेडेड पोल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए शेडेड पोल हमारी एक टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। शेडेड पोल होता है, शेडेड पोल की एक खासियत ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए हम इसका खिलौने वगैरह में यूज़ करते हैं। बाकी इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम आती है, लेकिन इसके जो घाटे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए पावर लॉस बहुत हाई होता है, पावर लॉस इसमें हाई होता है। पावर लॉस हाई होने के कारण इसका जो पावर फैक्टर है वो बहुत पुअर होता है, लोवेस्ट पावर फैक्टर होता है आपका किसी भी टाइप की इंडक्शन मोटर में, इसका सबसे कम पावर फैक्टर होता है, जिसके कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम होता है। इसलिए आपका लो आपके जो बहुत कम वेट है उसी को आपको स्टार्ट करने के काम आती है, ठीक है। जैसे आपको खिलौने वगैरह में लगी रहती है मोटर है, स्टार्टिंग टॉर्क इनका बहुत कम होता है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी भी आपकी ओवरऑल बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, लो पावर फैक्टर और लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर C, दोनों चीज़ यहाँ पर लो होती है। बाकी इस शेडेड पोल के बारे में मैंने बताया रखा है कि आपकी सेल्फ एक्साइटेड होती है। बाकी इसमें शेडिंग रिंग का यूज़ करते हैं जो आपकी कॉपर की बनी रहती है, और इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमती है, कहाँ से, अनशेडेड पोल से लेकर शेडेड पोल की ओर कोई घूमती है, ठीक है। ये इसकी एक ही डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं कर सकते हम। अगला देखते हैं, दिया आपका मैच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर से इनको मैच करना है। पहला दिया आपका सिंगल फेस मोटर और उनकी एप्लीकेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला दिया है वो हमें दिया है आपका स्प्लिट फेज मोटर। देखिए स्प्लिट फेज मोटर को ही हम लोग बोलते हैं आपका जो वह मोटर जो आपका 30 डिग्री के आसपास की यहाँ पर आपका शिफ्ट प्रोवाइड करती है आपका दोनों फेजों के बीच में, ठीक है। ये आपकी होती है रेजिस्टेंस टाइप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। बाकी ये सेकंड है आपका कैपेसिटर रन मोटर, थर्ड है आपका शेडेड पोल मोटर, फोर्थ है आपका AC सीरीज मोटर। तो देखिए इनके बारे में यहाँ थोड़ा बहुत काम बता देते हैं, इनका क्या होता है, स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। ये है आपकी स्प्लिट फेज मोटर पहला। तो यहाँ पर जो हम फेज शिफ्ट कराते हैं वो आपका कराते हैं प्रतिरोध के थ्रू, ठीक है। प्रतिरोध हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, हम इसका यहाँ पर फेज शिफ्ट कराते हैं। तो ये आपका स्मॉल ड्रिल प्रेसेस में काम आती है, स्मॉल ड्रिल प्रेसेस में काम आते हैं। और उसके अलावा ये हमारी आती है स्मॉल बेल्ट ड्राइव के कन्वेयर में, ठीक है। स्मॉल बेल्ट ड्राइव के कन्वेयर में हमारी काम आती है। तो देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ये स्मॉल बेल्ट ड्राइव के कन्वेयर में। बाकी सेकंड है आपका कैपेसिटर रन मोटर। देखिए कैपेसिटर रन मोटर कहाँ काम आती है, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हैवी लोड के उसमें काम आती है। जैसे आपका कन्वेयर हो गया या फिर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आपका फ्रिज वगैरह, फ्रिज, AC, फैन, ठीक है। इस टाइप में हमारी ये
काम आती है कैपेसिटर रन मोटर। तो देखिए फैन वगैरह कहाँ आ जाएगा, ये आपका सीलिंग फैन में आ जाएगी। बाकी स्टेटेड पोल मोटर आपकी कहाँ काम आएगी, जहाँ पर आपकी बहुत लो आपके यहाँ पर टॉर्क की जरूरत हो, ठीक है, वो होती है आपकी हेयर ड्रायर या टॉयस वगैरह में या इलेक्ट्रिक क्लॉक में, ठीक है। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। एसी सीरीज मोटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, जो आपका एसी और डीसी दोनों में काम करे। तो यहाँ पर आ जाएगा वैक्यूम क्लीनर। तो देखिए पहले का हो जाएगा आपका बी और सेकंड का हो जाएगा ए। पहले का बी और सेकंड का ए, एक ही ऑप्शन में आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, स्प्लिट फेज जो इंडक्शन मोटर है, ये आपके स्मॉल ड्रिल आपका मशीन में काम आती है या फिर आपके स्मॉल बेल्ट ड्राइव में काम आती है। जो आपकी कैपेसिटर रन मोटर है, ये आपका कन्वेयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, एसी या सेलिंग फैन में काम आती है। और सेडेड पोल जो आपकी सबसे सस्ती होती है, ये टॉय वगैरह में या रिकॉर्डिंग प्लेयर या हेयर ड्रायर इस टाइप में की मशीनों में काम आती है। बाकी जो आपकी एसी सीरीज मोटर है, ये आपकी स्विंग मशीन जिसको आप सिलाई मशीन कहते हैं उसमें काम आती है। मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर इस टाइप की एप्लीकेशन में ये हमारी काम आती है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में ही बताना है। तो पहला दिया है आपका कि आपका करंट इन द मेन वाइंडिंग लैग्स बिहाइंड द सप्लाई वाइंडिंग अप्रॉक्सीमेटली बाई 90 डिग्री। सेकंड दिया आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, बिल्कुल ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बोलते हैं। थर्ड दिया आपका मेन वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस, वेयर एज स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। फोर्थ है आपका करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग लैग्स विथ रिस्पेक्ट टू द करंट इन द मेन वाइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें सही बताना है तो कौन सा है। तो देखिए अगले पेज में दिखाता हूँ इसको। ये है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ये है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, ठीक है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, क्योंकि यहाँ पर हम फेज की जो स्प्लिटिंग कराते हैं बाय यूज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो पहला जो इसका नाम सही होगा कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है। यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग है, ये आपकी 90 डिग्री डिस्प्लेस होती है, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस, ठीक है, हमारे स्पेस में 90 डिग्री यहाँ पर ये आपके स्पेस्ड आपकी डिस्प्लेस्ड होती है। बाकी देखिए हमारी जो मेन वाइंडिंग होती है, ये आप याद भी कर लीजिएगा, ये काम भी आता है। मेन वाइंडिंग और आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के बारे में बताता हूँ। ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग, नहीं मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। मेन वाइंडिंग का क्या होता है, मेन वाइंडिंग का जो RM है, RM ऑफ मेन वाइंडिंग इज़ वेरी लो एंड XM ऑफ मेन वाइंडिंग इज़ वेरी हाई, ठीक है। और आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग में इसका उल्टा होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का RA इज़ वेरी हाई एंड XM इज़ वेरी लो। मतलब क्या समझे आप, यहाँ पर मेन वाइंडिंग में XM की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और आपकी RM की वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के RA मतलब जो आपके प्रतिरोध है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और यहाँ पर XM की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी ये आपका स्मॉल टॉर्क स्टार्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका स्मॉल होता है, स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इसका स्मॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 टाइम होता है आपका फुल लोड टॉर्क के, ठीक है, फुल लोड टॉर्क का आपका 1.5 टाइम होगा आपका स्टार्टिंग टॉर्क, बस इतना ही होता है इस केस में। बाकी इसका डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे ज़्यादा। इसका फेजर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारी है जैसे सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज ले ली मैंने आपको V, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज से हमारा पहले जो IA का करंट है वो इससे कुछ ही आपका लैग करता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही होता है। ये है आपका IA जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट है, ठीक है। और आपका मेन वाइंडिंग का करंट है वो आपका जो आपका वोल्टेज है इससे अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री लैग करता है, करीबन यहाँ आता है आपका मेन वाइंडिंग का करंट। इन दोनों का जो परिणामी हम वेक्टर सम करते हैं तो वो आता है आपका यहाँ पर I। तो देखिए यहाँ पर से क्या आएगा, पैरेललोग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये देखिए। तो ये जो हमारी वैल्यू आई, ये तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई हमारी करंट की, ठीक है।
टोटल करंट हमारा आई की वैल्यू ये है, जहाँ पर आपका ये आई एम कौन सा आपका मेन वाइंडिंग का करंट और आई है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग करंट जो आई ए है ये क्या करता है, आई ए आपका लीड करता है किससे, आई ए लीड कर रहा है आपका आई एम से, क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज में लीड होता है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये आपका आई ए लीड कर रहा है आपका आई एम से। बाकी जो आई एम है वो आपका लैग करता है किससे, जो आपका मेन वाइंडिंग का करंट है वो आपका लैग करता है वोल्टेज से, वोल्टेज से अप्रॉक्सीमेटली कितना 90 डिग्री, मतलब अभी 80 डिग्री के आसपास, 80 तो 82 डिग्री करता है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास मानते हैं। और बाकी जो आई ए जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट है ये आपका ऑलवेज इन फेज होता है आपका वोल्टेज के, मतलब आपका यहाँ पर से बहुत कम डिफरेंस होता है आपका 5 to 10 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब देखते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा इसका करंट ऑफ मेन वाइंडिंग इज लैग, बिल्कुल ठीक है, मेन वाइंडिंग की करंट लैग करती है आपका सप्लाई वोल्टेज से बाई अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका 82 to 85 डिग्री लैग करती है। बाकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बोलते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर मेन वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस, नहीं मेन वाइंडिंग का लो होता है रेजिस्टेंस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लैगिंग, नहीं करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग लीडिंग, देखिए यहाँ पर देखिए करंट क्या कर रहा है, ये आई ए लीड कर रहा है आपका आई एम से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर पहला और दूसरा ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अगला देखते हैं, अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर रोटेट्स ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द रिवर्स रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए अभी बताया मैंने आपको एक डायरेक्शन में कौन सी मोटर घूमती है, वो है आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर रोटेट ओनली इन वन डायरेक्शन, कहाँ से, आपकी अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर को। बाकी हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते रोटेशन की, अनशेडेड टू शेडेड, ये इसकी डायरेक्शन है रोटेशन की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज हार्ड टू स्टार्ट लोड सच एज कंपेरेसर, कन्वेयर और एक्सलेटर, मतलब कौन सी इंडक्शन मोटर जो आपके हार्ड लोड है उसको आपको स्टार्ट करने के काम आती है। आपका सिंगल फेज, आपका कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, या आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, या यहाँ पर जो हमें दिया है वो यहाँ पर दिया आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है इसका हाईएस्ट टॉर्क होता है, हाईएस्ट टॉर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाईएस्ट टॉर्क यहाँ पर ये हमारी प्रोवाइड करेगी। तो हाईएस्ट टॉर्क प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पर ये हमारी जो कोई बाहरी मशीन है जैसे कन्वेयर, कंपेरेसर या एक्सलेटर, ये इसको आपको ऑपरेट करेगी। ठीक है, बाकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आपका यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट देती है, इसलिए ये आपकी यहाँ पर यूज़ नहीं होती है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर सबसे पुअर आपका इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए हम इसको टॉय वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी इसको आप इससे देखिए आप समझ जाएंगे वेक्टर डायग्राम से। तो देखिए यहाँ पर हमारी वोल्टेज है, ये आपकी वोल्टेज है वी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से क्या होता है, हमारी जो वोल्टेज है वहाँ से करंट हमारी लीड करेगी। तो देखिए ऑक्सिलरी करंट हमारी लीड करती है, ये हमारी क्या बनाई मैंने वाइट से, ये है आपकी ऑक्सिलरी करंट आई ए, ऑक्सिलरी करंट की वैल्यू आई ए। बाकी आई एम में जो आपका एक्स एम पार्ट है ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपकी लैग करेगी। तो जो आपका इसके बीच की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर से लैग करती है करीबन ऐसे। ठीक है, बाकी आई ए और आई एम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका 90 डिग्री, तो ये इससे 90 डिग्री लैग करती है, ये आपकी आ गई आई एम। ठीक है, अब इसका परिणामी अगर हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखिए ये इस टाइप से नीचे को आएगा और ये ऐसे ऊपर को जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारी आएगी आई, टोटल जो हमारी करंट है आपके इस मोटर में। देखिए तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगी इस टाइप से, ये ठीक है, ये हमारी करंट आ गई आई आर, या परिणामी करंट है रिजल्टेंट करंट ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो देखिए ये जो बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी आई एम है वो आपकी लैग करती है, जो आपकी देखिए यहाँ पर जो आई एम है ये जो मेन वाइंडिंग में करंट है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से लैग करती है कितने डिग्री से, 90 डिग्री, मतलब आई ए यहाँ पर लीड कर रही है आई एम से कितने डिग्री से, 90 डिग्री से आपका लीड कर रही है। ठीक है, बाकी आपका हाईएस्ट टॉर्क प्रोवाइड करती है किसी भी टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इसका टॉर्क हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट टॉर्क वो कितना होता है आपका 4 to 5%, या एग्जैक्टली देखेंगे तो 3.5 to 4.5%, 4.5 टाइम्स होता है आपका फुल लोड टॉर्क का। जो फुल लोड टॉर्क है उसका 3.5 या 4.5 गुना होती है ये आपका टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है,
बाकी इसके जो बीच का जो हमारा फेज डिफरेंस होता है आई ए और आई एम के बीच का, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमारा 75 टू 85 डिग्री होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में 75 टू 85 डिग्री का गैप होने के कारण ये आपका सिंगल फेज आपके स्टार्टिंग वाली मोटर ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। अगला देखते हैं, दिया है अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अमंग सिंगल फेज मोटर हैज़ द डैश हैज़ हाइस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, लो इफिशियंसी, लो पावर फैक्टर या हाइस्ट पावर फैक्टर। तो देखिए मैंने अभी बताया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो हमारी क्या होती है, इसका हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाइस्ट होता है, तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, बाकी मोटर के बारे में भी आप समझ जाएंगे। देखिए तो पहले इसी के बारे में बता देते हैं यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, ठीक है। तो ये है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो आपका टॉर्क है वो हाईएस्ट होता है, ये टाउ लिखा है मैंने टॉर्क के लिए, टॉर्क हमारा हाईएस्ट होता है और आपका पावर फैक्टर इसका मीडियम होता है, मतलब हाई पावर फैक्टर ही होता है लेकिन उतना हाई नहीं होता है, हाईएस्ट नहीं होता लेकिन हाई होता है पावर फैक्टर, अप्रॉक्सीमेटली 0.7 टू 0.8 हमारा इसका पावर फैक्टर होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट का। इसके अलावा हमारी स्टेटेड पोल मोटर आती है, स्टेटेड पोल का जो टॉर्क होता है वो सबसे बेकार लो होता है और इसका जो पावर फैक्टर होता है ये भी लो होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर, मतलब जिसमें कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग कंडीशन में लगा है और रन कंडीशन में लगा है। तो देखिए इसका जो टॉर्क आता है वो मीडियम आता है, मीडियम हमारा टॉर्क रहेगा, लेकिन इसका जो पावर फैक्टर रहता है, पावर फैक्टर हाईएस्ट रहता है किसी भी टाइप की मोटर के लिए, हाईएस्ट पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये तीन आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा टाइप नहीं है ये बताना है। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर ये बिल्कुल होता है, कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर ये भी होता है, स्टेटेड पोल इंडक्शन मोटर ये भी होता है, ओपेक पोल टाइप ये कोई नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।